गुड मॉर्निंग। आज किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के हम लोग वीडियो 48 लेकर के मिल रहे हैं। हम पहले ही बीच में बोल चुके थे कि किरण प्रकाश की का जो वीडियो है अभी हम बीच बीच में डालते रहेंगे, लेकिन थ्योरी का वीडियो ना हो करके अब जो वीडियो चलेगा किरण प्रकाश की का, उसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, या टेस्ट ही बात करें, हम टेस्ट भी आपको लेंगे ऑनलाइन के माध्यम से ही। उसका प्रक्रिया अभी चल रहा है, कैसे हम टेस्ट लेंगे, तो उसका वीडियो अभी हम लोग बनाते रहेंगे, बीच बीच में डालते रहेंगे। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत से बच्चे अभी भी मोबाइल ऐप नहीं चला पा रहे हैं, मोबाइल ऐप चलाने में दिक्कत है। हम दो बार, तीन बार जो है मोबाइल ऐप चलाने के तरीक़ा के लिए वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। उसके बावजूद भी जिनको प्रॉब्लम है, जिनका भी खुल नहीं रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, हम बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा परेशान मत होइए, डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। किन्हीं का भी जिनको भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कॉल कर दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये चीज़ भी दिक्कत है, हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो ज़रूर आप लोग कॉल करें, जिनको भी प्रॉब्लम है मोबाइल ऐप चलाने में, कॉल ज़रूर करिए। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अभी हमें सेट 8 लेकर के मिल रहे हैं। सेट 8 हम सेट 7 जो है पहले बता चुके हैं, सेट 7 पहले बता चुके हैं। सेट 8 में भी थोड़ा थोड़ा बताए थे, लेकिन पूरा नहीं बताए थे। तो सेट 8 जो है आज हम आपको लेकर के मिल रहे हैं। बहुत से, जैसे हम सेट 7 बताए थे तो बहुत से बच्चों का सवाल आ गया था कि सर 1 से लेकर 6 तक हो गया है। नहीं बहादुर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। हम बता चुके हैं कि पहले हम कैसे पढ़ाते थे और ऑनलाइन में डायरेक्ट हम कैसे स्टार्ट किए हैं। इसी वजह से जो है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर सेट आपको हम बनवाएंगे। तो सेट 8 का पहला सवाल है कि आकाश के नीला रंग का कारण समझाएं। आकाश का नीला रंग का कारण। तो क्वेश्चन पहला है कि आकाश के नीला रंग का कारण समझाएं। तो इसका जवाब हम वीडियो में दे चुके हैं, आपको पता होगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग सुन करके चाहें तो आप कॉपी पर लिख सकते हैं। तो कहता है कि रेले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, अतः इसकी प्रकीर्णित ऊर्जा का मान बहुत अधिक होती है और आकाश में नीला रंग की प्रचुरता बहुत हो जाता है। अतः यही कारण है कि आकाश का रंग नीला होता है। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस नेत्र लेंस से छोटा क्यों होता है? सवाल सुनिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस नेत्र लेंस मतलब नेत्रिका। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस नेत्र लेंस से छोटा क्यों होता है? सवाल सुन लीजिए फिर से एक बार। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस नेत्र लेंस से छोटा क्यों होता है? तब इसका जवाब समझिएगा। पहले इसका जवाब देने से पहले हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एक टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च से हम चाह रहे हैं कि कोई दूर दीवार पर लिखा हुआ चीज़ हम पढ़ पाएँ। मोबाइल का टॉर्च जला करके चाह रहे हैं कि दीवार पर लिखा हुआ कोई चीज़ पढ़ पाएँ, तो क्या हम उसको पढ़ पाएंगे? या मोबाइल का टॉर्च से यदि हम जला करके और इस पेज को पढ़ना चाहें तो पढ़ पाएंगे? ज़रूर आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि हम इस मोबाइल के टॉर्च से पेज पर पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे, लेकिन दूर दीवार पर रखा हुआ कोई चीज़ पढ़ना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। इसका कारण क्या है? जब हम नज़दीक रख के देखेंगे तो फैलेगा नहीं, ज़्यादा फैलाव नहीं होगा। मोबाइल का टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है वो ज़्यादा उसका फैलाव नहीं होगा। ज़्यादा फैलाव नहीं होगा तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। तीव्रता ज़्यादा होगी तो क्लियर दिखेगा। लेकिन जब हम दूर रखी हुई कोई चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा फैल जाता है प्रकाश, और ज़्यादा फैल जाएगा तो तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता कम हो जाएगी तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल यही कारण है। वस्तु लेंस सूक्ष्मदर्शी में हम छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हैं तो छोटी छोटी वस्तुओं से प्रकाश की मात्रा भी बहुत कम मात्रा में रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जाता है, जिससे बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश की मात्रा रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। और वस्तु लेंस यदि हम बड़ा रखेंगे तो प्रकाश फैल जाएगा, वस्तु लेंस के अंदर में प्रकाश फैल जाएगा और वस्तु क्लियर नहीं दिख पाएगा, वस्तु की तीव्रता कम हो जाएगी, स्पष्ट नहीं दिख पाएगा। लेकिन यदि हम वस्तु लेंस को छोटा रखेंगे तो प्रकाश का लेंस में फैलाव कम होगा, प्रकाश का लेंस में फैलाव कम होगा तो वस्तु स्पष्ट दिख पाएगा। यही कारण है कि वस्तु लेंस नेत्रिका से छोटा होता है। तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इसका तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, टॉपिक थ्योरी में भी हम लिखवा चुके हैं और कॉपी में भी मिल जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जब सूर्य की प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदें आदि से टकराकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। रेले के अनुसार प्रकीर्णित ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे हम डाल देंगे प्रकीर्णित ऊर्जा बराबर प्रकीर्णित ऊर्जा समानुपाती 1 तरंगदैर्घ्य के λ⁴। इसके बाद चौथा के न्यूमेरिकल है एक सरल सूक्ष्मदर्शी नोटिस कीजिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यानी P का मान दिया है 4 डायोप्टर। तो कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए, M निकालिए कितना होगा। उत्तल लेंस की क्षमता दिया है और आवर्धन क्षमता निकालना है। समझिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, आवर्धन क्षमता निकालना है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। P का मान दिया है और M का मान निकालना है। यदि हम थोड़ा सा आपको हेल्प करें तो M इक्वल टू सूत्र होता है 1 + D/F, 1 + D/F। D का मान 25 सेंटीमीटर, F का मान निकालना है। F का मान यदि पता चल जाए तो हम M का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल समझिए, P का मान दिया है 4 डायोप्टर, M का मान निकालना है। M का सूत्र इतना होता है, इसमें F का मान मुझे पता नहीं है। यदि F का मान पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब P के मदद से F निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। P की मदद से F निकालना है। सूत्र होता है P बराबर 1/F, P इक्वल टू 1/F। तो P इक्वल टू 4, 1/F का वैल्यू निकालना है। F इक्वल टू 1/4, ये मीटर में आएगा। यदि हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 1/4 × 100 मीटर में गुना कर दिए तो 25 चौके 100, 25 सेंटीमीटर, यानी F का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। और जैसे ही F का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आया, हम M का वैल्यू जानते हैं। M इक्वल टू 1 + D/F, 1 + D का वैल्यू 25, F का वैल्यू 25। सॉल्व कर दीजिए, 25 25 कट गया, 1 और 1 2, M का वैल्यू 2 आ गया आंसर। मेन कंसेप्ट पर चलिए। P का मान दिया था, M का मान निकालना है। M का मान निकालने के लिए मुझे F का मान चाहिए और F का सूत्र P बराबर 1/F या F बराबर 1/P। P दिया हुआ था, F निकाल लिए। F का मान मीटर में आया, उसको पहले सेंटीमीटर में बदले, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन है आवर्धन क्षमता क्या है। आवर्धन क्षमता क्या है या कोणीय आवर्धन क्षमता, इसके बारे में हम आपको जो है नोट कॉपी में दिखा चुके हैं, नोट्स भेज भी चुके हैं। पिछला जब वीडियो देखिएगा, वीडियो में भी हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, तो आप वहाँ से आवर्धन क्षमता का देख सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर में रहा। 5 क्वेश्चन जो है, ये जो बताया अभी हम आपको, आकाश का रंग नीला के कारण समझाएं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस नेत्र लेंस से छोटा क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालें और आवर्धन क्षमता क्या है। ये 5 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का था। ऑब्जेक्ट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो चारों लॉन्ग क्वेश्चन समझिए। पहला है किसी गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र μ2/v
माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये सूत्र सिद्ध करें। ये सूत्र है, आपको हम पढ़ाए हैं, आपको अच्छा से याद होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है। μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये सूत्र आपको सिद्ध करना है कि सूत्र कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो ये कॉपी में डायरेक्ट आपको सूत्र सिद्ध किया हुआ मिल जाएगा। दूसरा है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। कांच के प्रिज्म से अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। कांच के प्रिज्म है, उससे प्रकाश का अपवर्तन है और उसका डायग्राम हम लोगों को खींचना है कि उसका डायग्राम कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये हम लोगों को खींचना है, देखना है। तो ध्यान देते हैं कौन सा डायग्राम हम लोगों को खींचना है। तो याद होगा प्रिज्म में एक ही डायग्राम है, इस तरह से वाला, यही डायग्राम आपको खींचना है। हमें पूरा विस्तार से नहीं करेंगे, आप समझ लीजिएगा। इस तरह से करके एक डायग्राम दिया हुआ था, यही डायग्राम आपको खींचना है। उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को स्थापित करें। यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र है, याद होगा आपको, म्यू बराबर साइन डेल मीन प्लस आर बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये एक सूत्र हम आपको पढ़ाए थे, डेल मीन प्लस ए, डेल मीन प्लस, अब थोड़ा सा डेल मीन प्लस ए बाई 2, एक मिनट, साइन आई डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, यानी डेल मीन प्लस ए। ठीक है, साइन डेल मीन प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र, ये डायग्राम पहले बनाना है। प्रश्न में कह रहा है कि प्रिज्म के प्रकाश से, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के किरण आरेख खींचे। तो ये डायग्राम आपको खींच देना, इस तरह का डायग्राम एक कॉपी में हम बनवाए हैं, वो डायग्राम खींच देना है। उसके बाद ये सूत्र सिद्ध करना है, अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो सूत्र सिद्ध करना है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के दृष्टि दोष का उल्लेख करें। मनुष्य के दृष्टि दोष का उल्लेख करें। आपको पता होगा मनुष्य के दृष्टि दोष 4 होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। चारों के बारे में बताएं तथा उन्हें दूर करने का उपाय का वर्णन करें। उनको दूर करने के, यानी कुल मिलाकर दृष्टि दोष शुरू से लेकर लास्ट तक आपको लिख देना है। चौथा क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक, दूरदर्शक कहें या दूरबीन कहें, बात एक ही है। खगोलीय दूरबीन का वर्णन करें और उसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें। खगोलीय दूरबीन के बारे में पूरा विस्तार से लिखना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न बात करेंगे। सेट 8 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं। जब सेट 7 के ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो हम बोर्ड पर सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख करके तब बता रहे थे, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और नहीं हो तो पीछे से बैक करके बार बार बैक जा करके जो है आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार होता है। तो आपको याद होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी से यदि किसी वस्तु को देखना है तो वस्तु को उसके फोकस के अंदर रखते हैं, और जब वस्तु को उसके फोकस के अंदर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, नहीं बड़ा बनेगा। तो काल्पनिक, सीधा और बड़ा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सुनिए, काल्पनिक और सीधा। पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, दूसरा है काल्पनिक और उल्टा, तीसरा है वास्तविक और सीधा,
चौथा है वास्तविक और उल्टा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। आवर्धित भी होता तो आवर्धित भी हो जाएगा, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो म्यू समानुपाती 1/लैम्डा। जिसका लैम्डा कम होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा, और जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। तो 4 कलर दिया हुआ है, लाल, हरा और नीला, और एक इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। तो लाल, हरा और नीला दिया हुआ है, तो नीला का लैम्डा कम होगा, इसीलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो नीला का अपवर्तनांक अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका नीला का लैम्डा कम होता है। लाल, हरा और नीला में आप जानते होंगे भिजवायर होता है, तो लाल का तो सबसे अधिक हो गया, हरा का जो है यहाँ है और नीला का यहाँ है, तो नीला का कम है, इसीलिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होता है? तो आपको पता होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है नली की लंबाई बढ़ाने से बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई बढ़ाने से बढ़ती है, यानी नली की लंबाई के समानुपाती होती है, तो बढ़ने पर सीधा रूप से बढ़ती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सुनिएगा। किसी संयुक्त, हम पहले आंसर सुन लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता नली की लंबाई बढ़ाने से बढ़ती है, ये आंसर होता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। दिया हुआ है नली की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नली की लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है, नली के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, नली की लंबाई बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ता है। तो नली के लंबाई बढ़ने से सीधे रूप से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चौथा है इंद्रधनुष के निर्माण जिस कारण से होता है वह कारण कौन सा है? जो आप देखते होंगे रेनबो बनता है 7 कलर का आकाश में, उस किसके कारण से होता है? प्रकीर्णन के वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है, विवर्तन की वजह से होता है, या वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है, विवर्तन की वजह से होता है, या वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है? तो वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। वर्ण विक्षेपण जो है आप देखते होंगे, वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में बढ़ जाता है। जो बारिश की बूंदें हैं वो प्रिज्म की भांति काम करती है और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। यदि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तो वहाँ पर आप प्रकीर्णन भी टिक कर सकते हो। याद रखें, फिर से एक बार बोल रहे हैं, यदि ऑप्शन में वर्ण विक्षेपण न हो तो हम प्रकाश के प्रकीर्णन को टिक कर सकते हैं, लेकिन जब वर्ण विक्षेपण दिया हुआ हो तो वर्ण विक्षेपण को अहमियत देना ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति को कोई कागज़ देना है, चाहे कोई सूचना देना है। घर में पूछता है आदमी, बउआ दादाजी कहाँ है, दादाजी को बुलाइए। तो आप कहते हैं कि दादाजी नहीं है, तब वो कहता है कि पापा हैं, तो पापा को बुलाइए। आप कहते हैं पापा भी नहीं है, तब वो लास्ट में कहता है घर में कोई सीनियर व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो कहता है कि आप कहते हैं कि नहीं है, तब वो आप ही को दे देता है, लेकिन आपको लास्ट में देता है। सबसे पहले अपने दादाजी के बारे में पूछता है, उसके बाद पिताजी के बारे में पूछता है, तब कोई सीनियर व्यक्ति के बारे में पूछता है, तब आपको देता है। जब देना था आप, इसको मतलब हुआ कि आपको भी दे सकता था ना। जब आपको भी दे सकता था तो दादाजी को क्यों पूछा? इसलिए क्योंकि सबसे पहले दादाजी की ही अहमियत होगी। ठीक उसी तरह यहाँ पर पहले वर्ण विक्षेपण दिया हुआ है तो वर्ण विक्षेपण को टिक करेंगे, वर्ण विक्षेपण नहीं है तब प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग टिक कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो ये तो डायरेक्ट सूत्र है, अभी जस्ट हम लिखे भी थे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का डायरेक्ट सूत्र m = 1 + d/f है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m = 1 + d/f है। 6ठा प्रश्न है, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। 2 उत्तल लेंस हैं, परस्पर टच में रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं, तो समतुल्य लेंस क्या होगा? 2 उत्तल है तो संपर्क में रखेंगे तो उत्तल ही होगा, ये तो पता ही होगा आपको। 2 उत्तल है, संपर्क में रखेंगे तो उत्तल ही होगा। इसके बाद एक 7वां प्रश्न है, यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस,
एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, ये हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। फिर भी आप देख लीजिए 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F बराबर 1/F प्लस 1/F, तो 1/F बराबर 2/F, तो यानी F बराबर F/2। 8वां प्रश्न है सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य संयोजन फिर से एक बार पहले बता देते हैं, याद होगा शायद, हम बताए थे कि सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति मतलब 25 सेंटीमीटर और दूरबीन में सामान्य स्थिति मतलब अनंत। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति मतलब 25 सेंटीमीटर और दूरबीन में सामान्य स्थिति मतलब अनंत। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो ये तो आपको डायरेक्ट सूत्र लिख देना है, m बराबर -VO/EO 1 + D/FE। ये डायरेक्ट आपका सूत्र हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा। क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा, ये हम चर्चा किए थे, ऐसे बनवा भी चुके हैं। बैगनी के लिए किस रंग के लिए न्यूनतम होगा, तो बैगनी के लिए। शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। सूत्र होता है μ1/2 = 1/sin और 1μ2 समानुपाती 1/λ। डायरेक्ट हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लैम्डा समानुपाती sin c, यानी जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका c ज़्यादा होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका c कम होगा। बस सीधा सीधी बात, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका c ज़्यादा होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका c कम होगा। प्रश्न में दिया हुआ है किसका कम है, तो जिसका लैम्डा कम है उसका c कम है, तो बैगनी का लैम्डा सबसे कम है, इसलिए बैगनी का क्रांति कोण भी सबसे कम होगा। इसके बाद दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ये तो सीधा भी यहीं पर है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा। अभी एक जगह यहाँ भी बताए थे, लैम्डा बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, लैम्डा घटेगा अपवर्तनांक बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन हो जाता है। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक घटता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यह भी न्यूमेरिकल हम बनवा चुके हैं। एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यह हम बनवा चुके हैं थ्योरी में भी, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं बहादुर, ये हम कल न्यूमेरिकल बनवा चुके हैं। देखिए फिर से एक बार समझिए, R1 का मान R, R2 का मान भी R, लेकिन एक बार इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उत्तल है कि अवतल है। तो उत्तल लेंगे यदि तो R1 हमारा +R और R2 हमारा -R, और म्यू का मान दिया है 1.5। यहाँ से आप जो है F निकाल लीजिए, सूत्र हो जाएगा 1/F = μ -1 1/R1 - 1/R2। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। इस सूत्र पर अवतल लेंगे तो R1 माइनस हो जाएगा, R2 प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे यानी +- R हो जाएगा इसका आंसर। हम बनवाए हैं, देख सकते हैं वीडियो में। 13 है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होती है। सामान्य समायोजन, अब देखिए फिर से एक बार, सामान्य समायोजन लिख दिया। हम बार बार बोल रहे हैं सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति का मतलब 25 सेंटीमीटर और दूरबीन में सामान्य स्थिति का मतलब अनंत। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य स्थिति मतलब 25 सेंटीमीटर, दूरबीन में सामान्य स्थिति मतलब अनंत। तो यहाँ पर सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक यानी दूरबीन की बात कर रहा है, लंबाई क्या होगी। तो दूरबीन में सामान्य स्थिति मतलब 25 सेंटीमीटर हुआ और इस स्थिति में दूरबीन की लंबाई होगी FO + FE, यानी L = FO + FE हो जाएगा। 14 नंबर, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक है 1.5। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक उत्तल लेंस
जिसका पूर्णांक है 1.5 यानी लेंस का पूर्णांक है 1.5 को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी। पानी में डुबाया जाता है, पानी का पूर्णांक दिया हुआ है 1.3। चलिए समझते हैं। तो कह रहा है कि क्षमता क्या होगी। याद है शायद आपको, पीछे के वीडियो में बहुत बार चर्चा किए थे कि उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। शायद आपको याद होगा, उत्तल लेंस या किसी भी लेंस को जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता घट जाएगा, सिंपल सी बात है। जब लेंस को जल में डुबाएंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता घट जाती है। इसीलिए बताए थे कि उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो कम अभिसारी हो जाएगा और अवतल लेंस को जल में डुबाएंगे तो कम अपसारी हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये सब कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है। खगोलीय दूरदर्शक के लिए वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है, यानी खगोलीय दूरबीन में वस्तु लेंस का होना आवश्यक है। कौन सा? तो FO बाई FE होता है, M = FO बाई FE, यानी कम FE का रहेगा। नेत्रिका की फोकस दूरी कम होना चाहिए तो भी फायदा है। सवाल समझिए, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए तो भी फायदा है और वस्तु लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए तो भी फायदा है। तो खगोलीय दूरबीन के लिए वस्तु लेंस का होना आवश्यक है अधिक फोकस दूरी का, यानी बड़ी फोकस लंबाई का। बी इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी फोकस दूरी वाला। वस्तु लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। दूरबीन में, खगोलीय दूरबीन में वस्तु लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। और सूक्ष्मदर्शी बता चुके हैं कि दोनों की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस और नेत्रिका दोनों की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, जबकि दूरबीन में वस्तु लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। इस प्रकार आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 15 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, सेट 8 बता दिया। अब हम सेट 8 के ऑब्जेक्टिव के आंसर बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। प्रश्न पत्र हम आपको सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप सवाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो है हम सेट नंबर 9 लेकर के मिलेंगे किरण प्रकाशिकी के, तो ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं सेट 8 का जो है हम आंसर लिख दिए हैं। सेट 8 का आंसर लिख दिए हैं। इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा, कहीं प्रॉब्लम होगा, ऐसे वीडियो को आप फिर से पीछे से बैक करके रिवाइंड करके देख सकते हैं और कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है किरण प्रकाशिकी के सेट 9 लेकर के मिलेंगे और इसके आगे जो भी होगा। तो इस तरह से भी किरण प्रकाशिकी का कुछ वीडियो अभी और चलता रहेगा और फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्योरी पर वापस आएंगे। किरण प्रकाशिकी में थ्योरी नहीं है, अब केवल क्वेश्चन बाकी रह गया है, हम लोग उसी पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।